हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉलरस और मार्शल के स्थिर और अस्थिर संतुलन के बारे में। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी आता है, यूजीसी नेट में भी आता है, पीजीडी इकोनॉमिक्स में भी आता है। तो इस वीडियो के हम दो पार्टों में डिवाइड किए हैं, दो पार्टों में हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको वीडियो नोट्स और पीडीएफ कॉपी आपको मिलेंगी। तो आप यूजी में हो, पीजी में हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और तमाम तरीके के कोर्सेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो देखिए वॉलरस और मार्शल ने जो बताया स्थिर और अस्थिर संतुलन के बारे में, उसे मैं आपको डिटेल में समझाऊं उससे पहले हमने एक और वीडियो बना रखी है जिसमें हमने आपको स्थिर और अस्थिर संतुलन को डिफाइन किया हुआ है। पहले आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि मार्शल और वॉलरस किस किस कंडीशन में संतुलन को स्थिर और किस किस कंडीशन में संतुलन को अस्थिर मान के चलते थे। सबसे पहले स्थिति की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्थिर संतुलन की। स्थिर संतुलन वो होता है जिसमें एक गेंद, मान लीजिए आप ऐसे जमीन पर पटकते हो तो वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर लास्ट में जाके वो नीचे रुक जाएगी। तो जो ये संतुलन है, मान लीजिए एक दीवार है ऊपर, अगर मैं बॉल को बहुत तेजी से पटकता हूं इस तरीके से तो वो बॉल ऊपर जाके टकराएगी, फिर नीचे उतरेगी। तो इस स्थिति में दो संतुलन हुए, एक तो नीचे वाला संतुलन हुआ, एक ऊपर वाला संतुलन हुआ, यानी कि दो चीजें बराबर हुई ना। संतुलन का मतलब जब दो चीजें बराबर हो। लेकिन जब नीचे स्थिर हुई वो स्थिर संतुलन है, क्योंकि लास्ट में जाके बॉल जमीन पर रुक जाएगी और दोबारा से ऊपर जाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। लेकिन जो दीवार पर टकराई हुई बॉल है, ठीक है, वो अस्थिर है, क्योंकि एक बार संतुलन स्थापित होने के बाद दोबारा से वो वहां से हट जाएगा और दूसरी स्थिति में जाने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। यानी कि स्थिर संतुलन तब होता है जब एक बार संतुलन भंग हो जाए तो पुनः संतुलन में आने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं बच्चों। मान लीजिए ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है, यहां पे प्राइस है। अब मान लीजिए किसी वजह से जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। अगर प्राइस मान लीजिए 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो जाता है, तो 15 रुपए के केस में आप देखोगे कि डिमांड जो है वो लेस देन सप्लाई है। यानी कि जब डिमांड लेस देन सप्लाई होगी तो कीमतों में कमी की प्रवृत्ति पाई जाएगी और कीमत जो है फिर से एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, 10 रुपए के बराबर। यानी कि मांग इस स्थिति में कम है, उत्पादन ज्यादा है, तो कीमत में कमी आएगी। यानी कि ये वाली स्थिति कहलाती है पूर्ति आधिक्य की। पूर्ति आधिक्य की। इसी तरीके से मान लीजिए कीमत घट के 5 रुपए हो जाए, तो इस 5 रुपए पर आप देखोगे कि मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है। यह स्थिति कहलाएगी मांग आधिक्य की। और मांग आधिक्य की स्थिति में क्योंकि मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, कीमत पुनः बढ़ेगी और फिर से उसी जगह आ जाएगी जहां पर यह कीमत थी। यानी कि यह हमारा स्थिर संतुलन है। यानी कि एक बार अगर संतुलन की प्रक्रिया भंग हो जाए तो बाजार में ऐसी शक्तियां मौजूद होती हैं जो पुनः उसे संतुलन पे ले आए। इस तरीके की स्थिति को हम बोलते हैं स्थिर संतुलन। अस्थिर संतुलन बच्चों तब कहलाता है जब एक बार संतुलन की प्रक्रिया भंग हो जाए तो पुनः कभी भी संतुलन पे वो वापस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए ये जो है ये वाला हमारी सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई का जो है वो डाउनवर्ड है और मांग वक्र अपवर्ड है। हालांकि अस्थिर संतुलन की और भी दशाएं हैं जिसको हम वॉलरस और मार्शल के थ्रू हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम आपको एक ही कंडीशन बता रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी कीमत है, ये हमारी मात्रा है। मान लीजिए 100 मात्रा है और 10 रुपए कीमत पर ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब एक बार संतुलन भंग हो गया, भंग हो गया मतलब कीमत 120 रुपए हो गई। अब 120 रुपए पर देखिए आप मांग ज्यादा है सप्लाई से, यानी कि यह स्थिति जो है यहां पे मांग आधिक्य हो गया, मांग आधिक्य। और हम सब जानते हैं कि मांग आधिक्य की स्थिति में जब मांग ज्यादा होती है कीमत में पुनः वृद्धि होगी और फिर से कभी कीमत जो है वो 100 रुपए पे वापस नहीं आएगी। बेसिक लॉजिक ये है, यानी कि कीमत जो है वो फिर से बढ़ेगी लेकिन फिर से कभी 100 रुपए वापस नहीं आएगी। तो यह अस्थिर संतुलन है। संतुलन तो हुआ है लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए कीमत 120 से घटकर 80 रुपए हो जाए, ठीक है, ये एग्जांपल है।
जैसे जैसे अगर मान लीजिए इंडिफरेंस का तटस्थता वक्र अगर बजट रेखा को स्पर्श करता है नतोदर होके तो भी अस्थिर संतुलन होगा। यहां पे हम समझते हैं कि ये वाली स्थिति में पूर्ति आधिक्य है, पूर्ति ज्यादा है मांग से, कीमत घटने से। क्योंकि कीमत घट गई है इसलिए फर्दर कीमत घटेगी, क्योंकि पूर्ति ज्यादा है मांग से, और फिर से कभी संतुलन स्थापित नहीं होगा। तो इस स्थिति को बोलते हैं बच्चों अस्थिर संतुलन। यानी कि एक बार अगर संतुलन भंग हो जाए तो पुनः संतुलन में अगर वो वापस नहीं आता तो इसको बोलते हैं अस्थिर संतुलन। अगला है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्थिर और अस्थिर संतुलन के बारे में जो जानकारी है वो हो गई होगी। देखिए यहां पर हम बात करेंगे मार्शल के और वालरस के, तो ध्यान से समझिएगा। मार्शल के अनुसार संतुलन मात्रा असंतुलित होती है, यानी कि उनके हिसाब से संतुलित मात्रा ही असंतुलित होती है। और यदि कभी किसी मात्रा पर, यानी कि कोई ऐसी मात्रा है जिस पर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, तब मात्रा में वृद्धि होगी, और जब किसी मात्रा पर डिमांड सप्लाई से कम है तो मात्रा में कमी होगी। बस आपको ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। सारे डायग्राम में आपको समझा दूंगा। यानी कि जब किसी मात्रा पर डिमांड मोर देन सप्लाई है, जब मांग ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा का उत्पादन होगा, मांग कम है तो कम मात्रा का उत्पादन होगा। सिंपल तरीके से समझ लीजिए। इसी तरीके से वॉलरस का जो ध्यान था वो कीमत पे रहा। उनके हिसाब से यदि किसी कीमत पर डिमांड मोर देन सप्लाई है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो कीमतों में वृद्धि होगी, और डिमांड लेस देन सप्लाई है तो कीमतों में कमी होगी। मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ को कौन कौन सी बातें याद रखनी है। वॉलरस मार्शल का सारा फोकस संतुलन मात्रा पे था, आप याद रखिएगा। नंबर 1, उन्होंने कहा कि यदि किसी मात्रा पर डिमांड मोर देन सप्लाई है, यानी कि डिमांड अगर मोर देन सप्लाई है तो मात्रा में वृद्धि होगी, डिमांड लेस देन सप्लाई है तो मात्रा में कमी होगी। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो आपको इतना बड़ा कंसेप्ट जो है वो समझ में नहीं आएगा, लर्न भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये याद रखेंगे कि डिमांड मोर देन सप्लाई है तो मात्रा में वृद्धि होगी, डिमांड लेस देन सप्लाई है तो मात्रा में कमी होगी। सिंपल सी बात है। अगर डिमांड मोर देन सप्लाई है तो कीमत बढ़ेगी, डिमांड लेस देन सप्लाई है तो कीमत में कमी होगी। ये वॉलरस का मानना था। अब देखिए 6 कंडीशंस हम लेके चल रहे हैं। ये 2 कंडीशन तो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, बची हुई 4 कंडीशन हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। सबसे पहली कंडीशन है मांग वक्र ऋणात्मक है और पूर्ति वक्र धनात्मक है। दूसरी कंडीशन है मांग वक्र ऋणात्मक है और पूर्ति वक्र धनात्मक है। तो ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ ले ली है। अब हम आपको समझा, ये 2 डायग्राम नहीं है बच्चों, एक ही डायग्राम है। बस हम आपको मार्शल और वॉलरस का अलग अलग बताने के लिए हमने अलग अलग बनाया है। अगर आप बहुत सारी बुक्स में एक साथ भी बनाया हुआ है तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहां पे मैं सबसे पहले आपको वॉलरस के बारे में बताना चाह रहा हूं। मैं यहां लिख देता हूं वॉलरस का यह मानना था कि मान लीजिए कीमत बढ़ के P1 हो जाती है, तो इस बढ़ी हुई कीमत पर आप क्या पा रहे हैं, ये देखिए इस कीमत पर, यानी कि ये जो कीमत है P1, इस कीमत पर आप पाएंगे कि जो डिमांड है वो लेस देन सप्लाई है। ठीक है, डिमांड लेस देन सप्लाई है, यानी कि डिमांड लेस देन सप्लाई होने की वजह से कीमतों में कमी होगी, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। यानी कि कीमतों में कमी होकर फिर से ये संतुलन कीमत पे आ जाएगी। इसी तरीके से अगर कभी कीमत मान लीजिए P2 हो जाए किसी वजह से, तो P2 होने पर अब आप पाओगे कि जो डिमांड है इस कीमत पर अब आप क्या पा रहे हो कि डिमांड जो है इट्स मोर देन सप्लाई। सॉरी, डिमांड इज नहीं, यहां पे डिमांड लेस देन थी, यहां डिमांड मोर देन है। बिल्कुल ठीक है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा है। तो हम देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि अगर डिमांड मोर देन सप्लाई होगा तो कीमतों में वृद्धि होगी, और कीमत में वृद्धि होने के बाद ये फिर से वहीं पहुंच जाएगा। यानी कि इस स्थिति में जब मांग वक्र ऋणात्मक स्थिति में होता है और पूर्ति वक्र धनात्मक स्थिति में होता है, तो वॉलरस के हिसाब से हमें पाया मिलेगा स्थिर संतुलन। क्या मिलेगा? स्थिर संतुलन। ठीक है जी। अब यही कंडीशन हम लगा के देखते हैं मार्शल में कि मार्शल इस बारे में क्या विचार रखते हैं। तो मार्शल कहते हैं मान लीजिए ये क्वांटिटी है Q0, अब आप एक क्वांटिटी ले लो Q1, यानी इस क्वांटिटी पर आप क्या पा रहे हैं, इस क्वांटिटी पे देखिए ये डिमांड है, ये सप्लाई है, यानी इस क्वांटिटी पर डिमांड जो है, ठीक है, वो मोर देन सप्लाई है। यानी कि अगर किसी क्वांटिटी पर, यहां पे देखिए डिमांड अगर मोर देन सप्लाई है, जैसा कि यहां लिखा हुआ है डिमांड अगर मोर देन सप्लाई है तो मात्रा में वृद्धि होगी, यानी कि मात्रा बढ़कर फिर से इसी जगह पर आ जाएगी Q0 पर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए Q2 हो जाता है तो Q2 पे आप क्या पा रहे हैं, यहां देखिए ये मार्शल के बारे में बता रहे हैं। इस स्थिति में जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर डिमांड लेस देन सप्लाई है तो मात्रा में कमी होगी, और मात्रा में जो कमी होगी फिर से इसी संतुलन पे वापस ले आएगी।
इसका मतलब स्थिर संतुलन हमें बताता है कि यदि मांग और पूर्ति में कोई भी परिवर्तन होता है तो वापस आप संतुलन की अवस्था में पहुंच जाओगे। यानी इस स्थिति में अगर आप देखोगे तो मार्शल की स्थिति में भी ये स्थिर संतुलन की अवस्था में हम हैं। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है ऋणात्मक मांग वक्र वो वॉलरस के हिसाब से भी और मार्शल के हिसाब से भी स्थिर संतुलन की दशा में होंगे। बात करते हैं बच्चों ऋणात्मक मांग वक्र की और ऋणात्मक पूर्ति वक्र की। देखिए धनात्मक मांग वक्र की और ऋणात्मक पूर्ति वक्र की। तो सबसे पहले वॉलरस का ही हम समझ रहे हैं, वॉलरस का हम समझ लेते हैं। वॉलरस के हिसाब से अगर कीमत P1 हो जाती है तो बढ़ी हुई कीमत पर, यानी कि जब कीमत ऊंची हो रही है तो उपभोक्ता ज़्यादा मांग कर रहा है, सप्लाई कम है। यानी कि डिमांड मोर देन सप्लाई होता है, वॉलरस का डिमांड मोर देन सप्लाई होता है तो कीमतों में वृद्धि होगी। यानी कि एक बार अगर कीमत बढ़ गई है तो फिर कीमतों में वृद्धि होगी और फिर कभी भी संतुलन वापस नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर कीमत P2 हो जाए मान लीजिए, तो इस बढ़ी हुई कीमत पर सप्लाई आप देख पा रहे हैं, सप्लाई जो है ये या डिमांड जो है ये डिमांड है, ये सप्लाई है, यानी कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब डिमांड लेस देन सप्लाई है तो कीमतों में कमी होती है। यानी कि कीमत एक बार घटने के बाद कीमत में फर्दर कमी होगी और फिर से कीमत कभी भी वापस उस जगह नहीं आएगी। यानी कि यहाँ पे इस स्थिति में जो धनात्मक, इस स्थिति में जो वॉलरस है वो अस्थिर संतुलन है, अस्थिर संतुलन है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम किसकी, मार्शल की। मार्शल के हिसाब से भी हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। मार्शल के अकॉर्डिंग अगर क्वांटिटी कभी घट के Q1 हो जाए मान लीजिए, तो देखते हैं कि फर्दर क्वांटिटी घटेगी या बढ़ेगी। इस केस में आप देख पा रहे हैं जो डिमांड है और जो सप्लाई है, इस केस में देखिए डिमांड जो है वो मोर देन सप्लाई है, डिमांड ऊंची है, सप्लाई नीची है। ठीक है, नहीं ये हमें ना गलत बताया मैंने, ये हमारा जो डिमांड कर्व है धनात्मक मांग वक्र, ये मांग वक्र है, ऋणात्मक पूर्ति वक्र ये पूर्ति वक्र है। ओके जी। तो इस स्थिति में देखिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस स्थिति में आप देखोगे कि तो जो डिमांड है वो कम है सप्लाई से, और जब डिमांड कम होती है सप्लाई से, जब डिमांड कम होती है सप्लाई से तो मात्रा में कमी होती है। यानी कि एक बार मात्रा घटने के बाद डिमांड हो जाएगी लेस देन सप्लाई, तो फिर से मात्रा में कमी आएगी और फिर कभी भी संतुलन स्थापित नहीं होगा। तो ये है बच्चों मार्शल का। अगर इसी तरीके से अगर क्वांटिटी बढ़ जाए, Q2 हो जाए, तो Q2 होने पर आप देख पा रहे हैं कि डिमांड जो है वो मोर देन सप्लाई है। यानी कि जब डिमांड मोर देन सप्लाई होती है तो मात्रा में वृद्धि होती है, यानी कि मात्रा बढ़ेगी और फिर कभी भी संतुलन की दशा इसको प्राप्त नहीं होगी। यानी कि इस स्थिति में क्या था कि एक बार अगर कीमत बढ़ जाती है तो फिर से कीमत घटेगी। यानी कीमत पहले मान लीजिए बढ़ जाती है, सपोज कीजिए बढ़ जाती है, तो फिर से कीमत घट जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कीमत घट जाती है तो फिर से कीमत बढ़ जाएगी। यहां तो ये हो रहा है। लेकिन इस नीचे की स्थिति में अगर एक बार कीमत और मात्रा में डिस्टरबेंस हो जाता है तो वापस वो फिर कभी संतुलन में नहीं आएंगी। यानी इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये भी बच्चों अस्थिर संतुलन को ही व्यक्त करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में तो इतना ही करा रहे हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको ये बचे हुए 4 पॉइंट भी करा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।